नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्पिता शर्मा क्लासेस में। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये चल रहा है हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आज के इस कोर्स में जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का था, इसके हम आखिरी लेक्चर में आ चुके हैं और यहाँ पे आज हम बात करेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो अलग अलग स्पीशीज को बचाने के लिए यहाँ पे चलाए गए हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। बात करते हैं, यहाँ पे अनअकैडमी आपके लिए लाया है न्यू बैचेस फॉर यूपीएससी सीएससी 2021, 22 और 23 के लिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो 2021 का है, 22 का है या 23 का है, ये सारे आप यहाँ पे ले सकते हैं। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है बेहतरीन सी। और ये सारे बैचेस आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 22 सितंबर से यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। और इन सभी बैचेस को लेने के लिए आप अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट 10% का क्या मिल जाएगा? ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑफ लेने के लिए और यहाँ पे इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं, तो ये है अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा आपका 1 साल का यूपीएससी सीएससी का बैच जो 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये आपको बाइलिंगुअल भी मिलेगा और साथ में आपको हिंदी में भी ये पूरी तरीके से प्रोवाइड होगा। और इस बैच को भी लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसपे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। इसमें आपको पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, साथ में आपको लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड होगी। सेम उसी तर्ज पे यहाँ पे सेकंड 2 ईयर का भी आपके बैचेस जो हैं, 2 ईयर के बैचेस भी यूपीएससी सीएससी के लिए यहाँ पे लाए गए हैं। 22 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और इसके लिए भी आप अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। ये भी बैच आपका बाइलिंगुअल और हिंदी दोनों में लॉन्च होगा, तो बस भाषा बदल जाएगी और चीजें वही रहेंगी। बात करते हैं, अनअकैडमी यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लेके आया है आपके लाइव सेशन में, और वो है रेज हैंड का ऑप्शन। तो यहाँ पे मान के चलिए आप अभी कभी क्लास ले रहे हैं और आपको किसी तरीके का डाउट होता है, तो यहाँ पे आप अपनी फैकल्टी से रेज हैंड करके उनसे डाउट पूछ सकते हैं और यहाँ पे वो आपके क्या नाम है, रेज हैंड को एक्सेप्ट करके आपके डाउट को पूरे अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट फीचर अनअकैडमी के लिए, आप लोगों के लिए, और इन सभी को लेने के लिए आपको अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल करना है टू गेट 10% डिस्काउंट। उसके साथ-साथ ये बहुत अच्छा और बेहतरीन ऑफर है अनअकैडमी की तरफ से, और जो आपके ऑप्शनल की दिक्कत को यहाँ पे समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा। तो यहाँ पे ऑप्शनल में अगर आप देखेंगे तो पीएसआईआर, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी और उसके बाद हिस्ट्री, इन सभी के बैचेस जो हैं आपके स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है? तो यहाँ पे सितंबर में ये सारे बैचेस लॉन्च हो जाएंगे ऑप्शनल के। तो यहाँ पे टॉप 19 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उन सभी की क्लासेस यहाँ पे आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इन सभी को अगर आप लेना चाहते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी, तो यहाँ पे अगर आप अनअकैडमी पे जाएंगे और सर्च करेंगे और अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो इन पे सभी पे आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। चलिए, तो बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं कुछ स्पीशीज की प्रोटेक्शन के लिए, उन्हें हम देखने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे अनाउंस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अब क्या करेगी, नया एक प्रोजेक्ट लायन लॉन्च करेगी और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च करेगी। जिस तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था तब 1973 में टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए, तो सेम इसी तरीके से लॉयन को बचाने के लिए और डॉल्फिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन दोनों को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया जाएगा। बात करते हैं डॉल्फिन के बारे में, तो जिसमें मेन हमारे लिए कौन सी है, गंगा रिवर डॉल्फिन, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसे सूसू के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर बोथ रिवर और सी डॉल्फिन दोनों की बात की जा रही है। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है, ये एक इंडिकेटर स्पीशीज है, यानी यहाँ पे ये आपको बताती है कि एनवायरमेंटल कंडीशन किसी भी इकोसिस्टम में किस तरीके से है। ठीक है? तो अगर यहाँ पे आपको गंगा इकोसिस्टम में डॉल्फिन्स देखने को मिल रही है, मतलब यहाँ पे गंगा जो है वो आपकी साफ है, पानी उसका साफ है, किसी तरीके के ज्यादा पॉल्यूटेंट्स उसमें नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर जैसे भी क्वालिटी अगर वाटर की खराब होगी या फ्लो खराब होगा, तो ये जो स्पीशीज है आपकी गंगा रिवर डॉल्फिन, ये यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो ये एक तरीके से बायो इंडिकेटर का काम करते हैं, जिससे हेल्थ ऑफ रिवर हमें पता चलती है। आईयूसीएन के हिसाब से देखा जाए तो इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया और उत्तर प्रदेश यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दोनों ने इसकी असेसमेंट की और तकरीबन पाया कि यहाँ पे ये 1200 के आसपास डॉल्फिन यहाँ पे गंगा, जमुना, चंबल, केन, बेतवा, सोन, शारदा, गेरुआ, घाघरा, गंडक, राप्ती, इस रिवर सिस्टम्स में आपको देखने को मिलता है। तो गंगा रिवर सिस्टम्स की इन सारी रिवर्स में ये यहाँ पे देखने को मिलती है। उसी तरीके से यहाँ पे एशियाटिक लायन की
ये क्या है, एक फ्लैगशिप स्पीशीज है। मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2019 में लॉन्च किया गया था, और ये जो कन्फाइन था केवल गिर नेशनल पार्क तक ही यहाँ पे रहते हैं। यूपीएससी इसके बारे में पहले से ही एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछ चुका है लायंस की पॉपुलेशन को लेके। तो ये केवल कहाँ तक कन्फाइन है, केवल गिर नेशनल पार्क तक कन्फाइन है। तो यूपीएससी का ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से, तो इसे ध्यान रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब वो किसी चीज को कन्फाइन कह दें या फिर वो कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। तो इसके री इंट्रोडक्शन की बात हो रही थी गुजरात के बाहर कि हम इसे और ज्यादा जगह दूसरी जगह भेजें ताकि इनका लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन हो सके। उसके लिए कोनो पालपुर सेंचुरी जो है आपकी, कूनो पालपुर सेंचुरी मध्य प्रदेश की, उसे यहाँ पे इसके लिए री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए चुना गया है। अगर हम आईयूसीएन स्टेटस देखें तो यहाँ पे इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, और साथ में साइट्स के शेड्यूल 1 में भी इसे रखा गया है। आम बात है, लायन है तो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज। बात करते हैं उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट की। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो टाइगर है वो एक्सटेंशन अगर झेल रहे हैं, तो एलिफेंट यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं एट्रीशन झेल रहे हैं, मतलब इनके लिए जगह कम पड़ती जा रही है। तो एज सच हम देखें, एलिफेंट की पॉपुलेशन ना तो कोई ज्यादा इंक्रीज हुई है, ना तो कोई ज्यादा इसमें ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ है, बट हैबिटेट की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि इन्हें काफी ज्यादा एरिया की जरूरत होती है, और एरिया तो अब बचा ही नहीं है। तो इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया था 1992 में, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, जहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि जो पॉपुलेशन है वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड एलिफेंट्स की, उनको यहाँ पे क्या किया जा सके, सही से इंश्योर किया जा सके, उनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को एकदम बेहतरीन तरीके से बचाया जा सके। ठीक है। सबसे बड़ा इशू आता है यहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। तो एलिफेंट्स के साथ यहाँ पे मैन एलिफेंट एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे इसे भी रिजॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे इसमें यह भी बात रखी गई है कि पॉचर्स से बताने के लिए और इलीगल आइवरी ट्रेड से बचाने के लिए भी यहाँ पे काफी कुछ करने की जरूरत है। उसके साथ यहाँ पे जो एलिफेंट है, एलिफेंट बहुत लंबा रूट ट्रैवल करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है एलिफेंट कॉरिडोर्स। तो एलिफेंट कॉरिडोर्स को भी यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना होगा। इनका जो ये स्ट्रिप है, इसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा, ताकि जब ये यहाँ पे जाएं तो किसी तरीके का एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इन दोनों को बेहतरीन तरीके से क्या किया जा सके, प्रिजर्व रखा जा सके, दोनों की दोस्ती यारी। ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, इस मूवमेंट के थ्रू यहाँ पे हेल्प भी किया जा रहा है कि इनके सर्वाइवल और बर्थ रेट को भी बढ़ाया जा सके। इस तरह इसलिए इंडिया में 88 आइडेंटिफाइड यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से 20 आपके साउथ इंडिया में है, 12 नॉर्थ वेस्ट में है। तो मेन आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा आपके एलिफेंट कॉरिडोर कहाँ पे है, साउथ इंडिया में है। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान। अगर हम बात करें एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, जैसे माइक प्रोग्राम, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ठीक है। तो उसी के साथ सीओपी ने यहाँ पे साइट्स में एक रेजोल्यूशन लेके आया था माइक प्रोग्राम से संबंधित, साउथ एशिया में, यहाँ पे पूरे के पूरे में। ठीक है। तो पूरे साउथ एशिया रीजन में इसके लिए लाया था। और साथ में यहाँ पे एक और इनिशिएटिव है, हाथी मेरे साथी। इस कैंपेन को भी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे लॉन्च किया था, साथ में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी इसके साथ थी। तो ये कैंपेन जो लॉन्च किया गया था वो एलिफेंट 8 कंट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये वो कंट्रीज हैं जहां पे एलिफेंट पॉपुलेशन जो है वो ठीक ठाक आपको देखने को मिलती है। 2011 में इसे लॉन्च किया गया था, और ये कंट्रीज हैं आपकी बोत्सवाना, कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, केनिया, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड। सॉरी। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे इस कैंपेन के अंदर यहाँ पे अवेयरनेस लाई जा रही है लोगों के अंदर कि एलिफेंट को वो क्या करें, अपना दोस्त माने, और किसी तरीके से ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को, हाथियों के कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। आगे बात करते हैं हम लोग ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन उनको दिया जाता है जो बीचेस बहुत क्लीन होते हैं। तो क्लीनेस्ट बीच जो होते हैं वर्ल्ड के, उन्हें यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। बस ये सिंपल सी बात है, जाकि यानी वहां पे सब कुछ क्या होगा, सस्टेनेबल तरीके से हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम बात करें इसे करा, ये जो सर्टिफिकेशन है देता कौन है, FEE देता है, यानी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। कौन देता है, फॉर्मेशन फॉर, क्या नाम है, एनवायरमेंटल एजुकेशन, यहाँ पे इसे देती है। आगे बात करते हैं, इसे स्टैब्लिश किया गया था FEE को कब, 1985 में। इसी के तर्ज पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के तर्ज पे ही इंडिया में क्या लाया गया है, इको लेबल लेके आए हैं, जिसे हम नाम देते हैं बीम्स। क्या नाम देते हैं, इको लेबल, बीम्स यहाँ पे नाम देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बायो रॉक कहते हैं और मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी या फिर बायो रॉक।
तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, ठीक है, इन दोनों ने यहाँ पे मिलके जो आपके कोरल रीफ्स हैं इनको रीस्टोर करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसे हम बायोरॉक कहते हैं या मिनरल एक्रेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका यूज करने जा रहे हैं गल्फ ऑफ कच्छ में। तो यहाँ पे समझते हैं ये है क्या। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या किया जाएगा, एक्यूमुलेट किया जाता है सी वाटर के अंदर किसे, कैल्शियम को, कैल्शियम कार्बोनेट को स्टील स्ट्रक्चर्स पे, और जिसके ऊपर यहाँ पे कोरल्स क्या होते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं। और इसके लिए जो आपका सी का जो ऊपर का एरिया होता है वहां पे सोलर पैनल्स का, फ्लोटेड सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल से आपके इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो हम इलेक्ट्रोलिसिस में सिंपल देखते हैं, यानी एनोड कैथोड लगा होता है जिसमें कैल्शियम आके जुड़ जाता है यहाँ पे, और क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, जिसके ऊपर कार्बा जो कोरल लार्वा है वो यहाँ पे आके आराम से रहने लग जाता है। अब उसे जब कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोडक्शन नहीं करना तो ये बहुत ज्यादा टाइम फास्टर यहाँ पे ग्रो करते हैं, और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोरल आइलैंड देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या है, ये सोलर पैनल लगा रखा है, यहाँ पे ये आपके कैथोड एनोड है, और यहाँ पे इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे वाटर में से कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ पे इसी के ऊपर आपके कोरल्स डेवलप हो जाएंगे। तो ये टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, जिसे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कोरल्स यहाँ पे बनना शुरू हो गए। आगे बात करते हैं पिटलैंड के बारे में। तो पिटलैंड यहाँ पे क्या होता है, ये टेरेस्ट्रियल वेटलैंड इकोसिस्टम होता है, जहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फुल्ली तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाते, वाटर लॉगिंग इन्हें पूरी तरीके से फुल्ली डिकम्पोज नहीं होने देती। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसकी जो एक्यूमुलेशन है वो तकरीबन आपको पूरी दुनिया में कहीं पे भी देखने को मिल जाएगी, और अर्थ का तकरीबन 3% का एरिया ये यहाँ पे कवर करते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे अगर हम देखें सबसे ज्यादा अगर ये देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको स्कॉटलैंड जो है वहां पे भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ये क्या है, इसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक तरीके से है, ठीक है, और स्वैम्प फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे हमें ये पूरा पेटलैंड्स जो है वो देखने को मिलेंगे। कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो भी मटेरियल है वो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड है, और काफी लंबे समय तक यहीं पे एक्यूमुलेटेड रहते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोरेज है। कितना, 0.037 गीगा टन CO2 इसमें तकरीबन यहाँ पे स्टोर हो रखी होती है हर साल। चलिए आगे बात करते हैं, ये और क्या हेल्प करते हैं, वाटर फ्लो को मिनिमाइज करते हैं, जैसे फ्लडिंग के रिस्क को, ड्रॉट के, इन सबको यहाँ पे रोकते हैं, और दुनिया के बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स के लिए फूड फाइबर का भी ये काम करते हैं, प्रोवाइड करने के लिए लोकल कम्युनिटीज को। आगे बात करते हैं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी इनकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पोलन रिकॉर्ड्स और ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ है इनकी इंपॉर्टेंस। आगे बात करते हैं, चीता री इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम यहाँ पे इंडिया में जो लाया गया है। तो चीता यहाँ पे इंडिया में बहुत साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे बैन लगा हुआ था कि चीता को नामीबिया से लाके इंडिया में वापस से रिहैबिटेट किया जाए, तो इसके ऊपर इस बैन को यहाँ पे खत्म कर दिया। तो चीता की अगर बात करें तो एक लार्ज कैट कैटेगरी है, यहाँ पे फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, 4 सब स्पीशीज होती हैं इसकी, साउथ ईस्ट एशियन अफ्रीकन चीता, एशियाटिक चीता, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन चीता, या नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले इन्हें यहाँ पे ईरान से लाने की बात की गई थी। ठीक है, तो कुछ लोकेलिटी नहीं, सॉरी, कुछ लोकेलिटी यहाँ पे आपको ईरान में मिलेगी, ये आपको नॉर्थ में मिलेंगे, साउथ, सदर्न और ईस्ट अफ्रीकन साइड में, और कहीं कहीं ईरान में आपको देखने को मिलते हैं। ड्राई फॉरेस्ट, सब फॉरेस्ट यहाँ पे भी आपको सवाना में भी देखने को मिलेंगे। अगर आईयूसीएन की लिस्ट में देखें तो ये वनरेबल है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आईयूसीएन की लिस्ट के हिसाब से वनरेबल है, इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गए, इंडिया में खत्म हो गए हैं, इंडिया में नहीं बचे, आईयूसीएन में अभी भी वनरेबल है। अगर हम एक्सटिंक्शन की बात करें तो सबसे पहला प्रॉब्लम है इनका ग्रासलैंड हैबिटेट। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया तो पूरा मामला इनका, रहने की जगह ही खत्म, तो ये कहाँ से होंगे। फिर उसके बाद जब यहाँ पे ब्रिटिश एरा था तो इन्हें वर्मी की तरह माना जाता था, वर्मिस माना जाता था, मतलब ये क्रॉप के लिए खतरनाक है और डिसीज स्प्रेड करते हैं, तो इनके लिए यहाँ पे किलिंग बहुत ज्यादा इनकी की गई, और ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी इनका बहुत ज्यादा यहाँ पे मौत हुई। तो आगे चल के चीता पूरी तरीके से इंडिया से खत्म हो गए। तो बात करते हैं, लास्ट चीता जो था वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 1947 में ही मर गया था। ठीक है, और 1952 में चीता को इंडिया से एक्सटिंक्ट यहाँ पे घोषित कर दिया गया था। 1970 में इंडिया ने यहाँ से प्लान किया कि ईरान से वो चीता को यहाँ पे लेके आ जाए, बट ये बात आगे चल नहीं पाई क्योंकि ईरान के पास खुद ही बहुत कम चीता थे। आगे चल के फिर यहाँ पे 2009 में बात हुई कि साउथ अफ्रीका के नामीबिया से यहाँ पे चीतों को लाके रखा जाए। एट लास्ट यहाँ पे जाके काफी चीजें फाइनलाइज हुई, और यहाँ पे कुछ
एरियाज को सिलेक्ट किया गया, जैसे नूरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। शाहगढ़ बच लैंडस्केप जो आपका जैसलमेर राजस्थान में है। तो इन तीनों को यहाँ पे सेट किया गया, इसके लिए इनकी इंट्रोडक्शन के लिए, चीता की इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे इनको यहाँ पे जोड़ा गया। आगे बात करते हैं यहाँ पे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे इसमें 168 रैंक यहाँ पे पाई है, ठीक है। इसका 12th एडिशन था 2020 का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2018 में इंडिया की रैंक थी 177 2018 में, 2020 में 168 है यहाँ पे। तो बात करते हैं, आम बात है, दिख रही है बाइनियल है, मतलब अगली रिपोर्ट 2022 में आएगी। कौन निकालता है, याले यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये दोनों कोलैबोरेशन करती हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, और यहाँ पे इसे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को यहाँ पे निकालती हैं, और यहाँ पे बताती हैं कि किस तरीके से एनवायरमेंट की जो कैटेगरी चल रही है, एनवायरमेंट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है किसी कंट्री में, ठीक है। सबसे फर्स्ट पब्लिश हुई थी 2002 में, ये हमें ध्यान रखना है, सबसे फर्स्ट पब्लिकेशन इसका 2002 में हुआ था। आगे बात करते हैं, इसके कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को देखती है 180 कंट्री में, 32 इंडिकेटर्स यहाँ पे इसमें होते हैं। और अगर देखा जाए टॉप किसने किया है, तो डेनमार्क ने यहाँ पे टॉप किया है, और इसका स्कोर 82.5 यहाँ पे रहा है 82.5 यहाँ पे इसका स्कोर रहा है। इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया ने 27.6 यहाँ पे परफॉर्म किया आउट ऑफ 100 2020 के में, और यहाँ पे इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो वर्स्ट रही है सभी साउथ एशियन कंट्रीज में। एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया की आप बस सोचिए ये चीज कि हर जगह वर्स्ट ही रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज थोड़ी सी रह गई है कुछ चीजों में, बाकी हर जगह तकरीबन देखा जाए तो इंडिया ने क्या किया है, वर्स्ट ही स्कोर किया है, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन है आफ्टर पाकिस्तान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, अमंग साउथ एशियन कंट्रीज। तो पाकिस्तान को छोड़ दे तो उसके बाद हम लोग सेकंड पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पे इंडिया की जो कंडीशन है इसमें काफी खराब रही है। चलिए, तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर क्या करें, बेल आइकन को दबाएं। और अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आप अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे के बाद आपको अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन, चाहे वो यूपीएससी हो या अदर हो, सभी पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।